कंपैटिटिव एग्जाम्स जैसे कि CSS यानी सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज और इस जैसे बहुत सारे दूसरे जो कंपैटिटिव एग्जाम्स हैं, इनमें अक्सर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यानी 95% एस्पिरेंट्स जो हैं डिस्पाइट देयर हार्ड वर्क, डिस्पाइट देयर डेडिकेशन, वो फेल हो जाते हैं। बल्कि इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो बार बार ट्राई करते हैं लेकिन उसके बावजूद वो फेल हो जाते हैं बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि देयर इज़ वन सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऐसा है जिसको उनको कंसिडर करना चाहिए, जिसको जब तक वो कंसिडर नहीं करेंगे all their tools, all their strategies, all their dedication and hard work, even of 15 hours जैसे कि अक्सर लोग स्टडी करते हैं और वो समझते हैं कि 15 घंटे पढ़ने से, मेहनत करने से हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो सकते। दैट फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज की इस वीडियो में मैं उसी एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर बात करने जा रहा हूँ और महज किसी जनरल कॉन्सेप्ट या थ्योरी के ऊपर बात नहीं करने जा रहा, उसकी बेस के ऊपर बात नहीं करने जा रहा, बल्कि आप में से शायद बहुत से लोग नहीं जानते कि मैं माई सेल्फ आई बीन टीचिंग द CSS एस्पिरेंट फॉर मोर देन ए डेकेड। एक डेकेड से ज़्यादा का अरसा हो गया है कि CSS के एस्पिरेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंपल्सरी सब्जेक्ट इंग्लिश का प्रेसी एंड कंपोजिशन, उसकी तैयारी करवा रहा हूँ। और इस पूरे टेन्योर के दौरान मैंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है, उनको न सिर्फ पढ़ाया है बल्कि उनके पेपर्स चेक किए, उनके टेस्ट चेक किए और उस दौरान उनके साथ जो इंटरेक्शन की है उससे मुझे ये चीज़ समझ आई है कि डिस्पाइट देयर हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स या जो भी वो टूल्स और स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं वो उस वक्त तक काम नहीं करती जब तक कि वो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर तवज्जो नहीं देते, एंड दैट इज़ देयर स्पेसिफिक माइंडसेट। जब तक वो अपने माइंडसेट के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, यानी एक ख़ास किस्म का उनको माइंडसेट शिफ्ट लाना है, जब तक वो शिफ्ट नहीं लाते वो जितनी भी मेहनत करते रहते हैं वो यूजलेस रहती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सो अगर आप में से कोई CSS की तैयारी कर रहा है या इस किस्म के कोई भी कंपैटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या करने का इरादा रखता है, तो आज की जो वीडियो है वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है। बिकॉज मैं महज एक सक्सेस मेंटोर या यूट्यूबर के तौर पर आपके साथ ये स्ट्रेटेजी शेयर नहीं करने जा रहा। जैसे कि मैंने कहा कि बीइंग एन एजुकेशनिस्ट और खासतौर पर CSS एस्पिरेंट को फॉर मोर देन ए डेकेड में तैयारी करवा रहा हूँ, तो जो मेरी पूरी विजडम है, ऑब्जर्वेशन है, एनालिसिस है, उसकी बेस के ऊपर मैं ये आपको माइंडसेट शिफ्ट के ऊपर बताने जा रहा हूँ। सो आज की वीडियो के आपने नोट्स लेने, बल्कि नोट्स लेने के बाद बाकायदा इनको दीवारों पर लगा दो, ताकि जब तक आपके जहन में वो शिफ्ट नहीं आ जाता आप अपने आप को उस तैयारी के लिए ये ना समझें कि आपकी तैयारी हो गई है और आप उसमें पेपर में कामयाब हो सकते हैं। यू नीड टू ब्रिंग दैट पर्टिकुलर शिफ्ट। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू चेंज सो मच अबाउट योर एफर्ट्स। जो आप एफर्ट करने जा रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में होंगी, विद राइट टूल्स एंड राइट स्ट्रेटेजीज होंगी। जब मेरा पहला सेशन होता है ना, यानी पहली क्लास होती है, तो मैं कभी भी डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर पढ़ाना नहीं शुरू कर देता, ना ही मैं कोई कन्वेंशनल अंदाज में उस सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन करता हूँ, बल्कि मैं उस सेशन को नाम देता हूँ पैराडाइम शिफ्ट का। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब मैं उनको ये समझाता हूँ कि देखो, अभी आप जब CSS के लिए आए हो तो आप एक खास मेंटल मॉडल के साथ आए हो, आपके अंदर एक इंथुसिज्म है, एक कॉन्फिडेंस है, थोड़ा थोड़ा खौफ भी होगा, थोड़ा थोड़ा सेल्फ डाउट भी होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ ये होगा कि ये जो इंथुसिज्म है ये आपकी फ्रस्ट्रेशन में बदलना शुरू हो जाएगी। आपका जो कॉन्फिडेंस है इसकी जगह सेल्फ डाउट और खौफ ले लेगा और आहिस्ता आहिस्ता आप में से बहुत से लोग जो हैं वो गिव अप कर देंगे। कुछ लोग तैयारी तो करते रहेंगे लेकिन बहुत ही बेतुके अंदाज से तैयारी करते रहेंगे और एक वक्त आएगा कि वो अपना चांस जो है वो ज़ाया कर देंगे। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने मेंटल मॉडल के अंदर वो चेंज लेके आएँ। तो वो मेंटल मॉडल क्या होता है, मैं उनको समझाने के लिए ना सबसे पहले एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि देखो, जिस कमरे में मैं उनको पढ़ा रहा होता हूँ, पहला लेक्चर लेता हूँ, उसमें ग्लास की विंडोज़ हैं और ग्लास एक डोर होता है। तो मैं कहता हूँ इमेजिन करो कि जैसे इस रूम में एक मक्खी है, एक फ्लाई, और वो इस रूम से बाहर जाना चाहती है। उसको ग्लास डोर से बाहर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, बल्कि बाहर और अंदर के दरमियान वो फ़र्क नहीं कर सकती, उसके अंदर इतनी समझ, इतना शऊर नहीं है, इदराक नहीं है इस चीज़ का कि ये दो डिफरेंट प्लेसेस हैं। तो वो डेफिनेटली उड़कर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन ग्लास से हिट करती है, वो दोबारा उसकी कोशिश करती है, वो फिर उससे हिट करती है, वो बार बार कोशिश करती है टिल के वो एग्जॉस्ट होकर गिर जाती है, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकती। और लेकिन बाहर जब नहीं जा सकती तो इसके साथ साथ वो ये महसूस ही नहीं कर पाती कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो डिस्पाइट द फैक्ट कि उसको बाहर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, उसको अंदर और बाहर के दरमियान कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसको कोई चीज़ रोक रही है। मैं उन स्टूडेंट से कहता हूँ कि देखो, कंपैटिटिव एग्जाम्स के लिए जितने भी आप एस्पिरेंट्स आए हो, आपकी कंडीशन ऐसे ही हो जाती है अगर आप वो उस मेंटल मॉडल को चेंज नहीं करोगे, क्योंकि इस मेंटल मॉडल की वजह से जो भी आप मिस्टेक्स करोगे, जो भी गलतियाँ करोगे, जो भी फेलियर्स होंगे या सेटबैक्स होंगे, आप उनको समझ नहीं पाओगे कि कौन सी चीज़ है। आप रूल्स अप्लाई करते रहोगे, टूल्स अप्लाई करते रहोगे, स्ट्रेटेजीज अप्लाई करते रहोगे, बल्कि बहुत सारे लोगों से टूल्स और स्ट्रेटेजीज सीखते रहोगे, तरह तरह की, उनको अप्लाई करते रहोगे, लेकिन जब तक आप ये खुद से बैठकर समझने की कोशिश नहीं करोगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे अंदर है, जो मुझे उस चीज़ को समझने नहीं दे रही, उससे रोक रही है, आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। और उसके लिए मैं उनको कहता हूँ कि देखो, जो आपका
एजुकेशन सिस्टम है उसने इनफैक्ट आपको इन कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए इनफैक्ट तैयार ही नहीं किया। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आई टेल देम कि उसने आपको किसी और तरीके से तैयार किया है। किसी सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, इससे कता नज़र आप किसी भी सब्जेक्ट को इस तरीके से तैयार करते हो कि एग्जाम में वो कैसा आपने उसमें परफॉर्म करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयारी करते हो, सर्टन क्वेश्चंस को तैयार करते हो, और वो भी इस बेस पे कि कौन सा क्वेश्चन जो है बार बार आता है, किस क्वेश्चन के मार्क्स ज़्यादा हैं, एंड द होल सिस्टम बेस्ड ऑन क्रैमिंग। एंड आई कॉल क्रैमिंग टू बी सेंसलेस मेमोराइजेशन। मैं कहता हूं कि क्रैमिंग जो है वो सेंसलेस मेमोराइजेशन है। जबकि इन कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर एक ऑफिसर की सिलेक्शन होने जा रही है। एक ऑफिसर के पास क्या नॉलेज है, वो उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करेगा, वो रियल लाइफ सिचुएशन में किसी भी प्रॉब्लम को कैसे समझेगा, उसको कैसे फ्रेम करेगा और उसका सोल्यूशन कैसे प्रपोज करेगा, इसको टेस्ट किया जा रहा है। उसके लिए आपको डेफिनेटली डिफरेंट स्किल्स चाहिए नॉलेज के साथ साथ। यानी नॉलेज इज वन एस्पेक्ट, लेकिन नॉलेज को समझने के लिए, नॉलेज को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ स्किल्स चाहिए, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल चाहिए, आपको एनालिटिकल थिंकिंग स्किल चाहिए, आपको लॉजिकल रीजनिंग चाहिए, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स हैं इग्नोर करते हैं, द कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि आखिरकार आपके पास जो भी नॉलेज है उसको आपने अप्लाई करना है, उसको लिख के दिखाना है। और रिटन कम्युनिकेशन स्किल, जिसके लिए मैं अक्सर उनको कहता हूँ कि देखो ये जो मेरा सब्जेक्ट है द प्रेसियन कंपोजिशन, ये नॉलेज बेस्ड टेस्ट नहीं है, ये स्किल बेस्ड टेस्ट है। Because this is the only paper among all the compulsory subjects which is of the language. इसमें लैंग्वेज टेस्ट की जा रही है। आप इसको एक कन्वेंशनल तौर पर, एक आम सब्जेक्ट के तौर पर नहीं देखोगे, जैसे कि अक्सर लोग जो है इस सब्जेक्ट को एक कन्वेंशनल तौर पर देखते हैं, और दे गेट मोर ऑब्सेस्ड अबाउट द सिंगल क्वेश्चन प्रेसी, क्योंकि उनके दिमाग में फीड कर दिया गया है, इंजेक्ट कर दिया गया है कि शायद पूरे पेपर के अंदर यही एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके बाद उस क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत से मिथ्स हैं जिसके साथ वो ज़हन तैयार करके आते हैं, उस मेंटल मॉडल के साथ आते हैं और उस सब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जब तक आप ये नहीं समझोगे कि व्हाट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर, और फिर उस हिसाब से हर क्वेश्चन डिजाइन किया गया, हर क्वेश्चन का एक अपना सिग्निफिकेंट रोल है। यहां पर आप उस एजुकेशन जो मेंटल मॉडल आपको दिया गया था कि किसी क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए देखना है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, या उसके मार्क्स कितने हैं, या वो कितनी दफ़ा पहले एग्जाम्स में आ चुका है, इस दफ़ा आएगा या नहीं आएगा, ये मेंटल मॉडल नहीं चलने वाला। यू नीड टू ब्रिंग अबाउट दैट शिफ्ट। जब तक वो शिफ्ट नहीं आएगा आप स्ट्रगल करते रहोगे। आप जो भी स्ट्रेटजीज अप्लाई करोगे, जो भी टूल्स अप्लाई करोगे, वो राइट टूल्स नहीं होंगे, राइट स्ट्रेटजी नहीं होंगे। सो इसलिए आज की जो मेरी वीडियो है ना, इसके अंदर 4 किस्म के माइंडसेट बताने जा रहा हूं, और इन माइंडसेट को समझे बगैर, इस तरह का शिफ्ट लाए बगैर यू कैन नॉट प्रोसीड। आपकी जो भी स्ट्रगल है, जो भी हार्ड वर्क है, वो सारा यूजलेस हो जाएगा। इसलिए इन मेंटल मॉडल्स को समझना, यानी इस तरह की मेंटल शिफ्ट लाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे जो पहला माइंडसेट शिफ्ट चाहिए किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में अपीयर होने वाले एस्पिरेंट को, खासतौर पर अगर मैं सीएसएस की बात करूं तो इसमें जो एस्पिरेंट्स आते हैं उनको एक स्पेसिफिकली ये माइंडसेट शिफ्ट चाहिए, और वो है द माइंडसेट ऑफ एंथुसियास्टिक लर्निंग एंड लर्निंग द स्पेसिफिक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। ये शिफ्ट क्या है? अक्सर मैं ये नोट करता हूं कि जो 98% एस्पिरेंट्स आते हैं उनमें जो ज्यादातर जो तादाद होती है वो ये है कि दे आर मोर विलिंग टू टेल एंड दे आर मोर विलिंग टू प्रूव दैट दे नो एवरीथिंग एंड दे नो बेटर देन एनीबॉडी एल्स। यानी इंस्टेड ऑफ के उनके अंदर एक एंथुसियास्टिक लर्निंग की इंक्लिनेशन होनी चाहिए कि वो किसी भी सब्जेक्ट को, खासतौर पर अगर मैं बात करूं अपने सब्जेक्ट की, तो इस सब्जेक्ट के अंदर जो इंग्लिश डिग्री होल्डर आते हैं, बैचलर या मास्टर या एमफिल डिग्री किया होता है, या फॉर एग्जांपल वो सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, तो उनका जो माइंडसेट होता है वो ये है कि वी आर ऑलरेडी डिग्री होल्डर, वी नो बेटर देन एनीबॉडी एल्स। हम किसी से भी ज्यादा बेहतर जानते हैं। और डेफिनेटली एक ईगोइस्टिक फैक्टर भी हर इंसान के अंदर होता है, तो वो उनको ये एडमिट नहीं करने देता कि आज हम जिस जगह पर आए हैं हमें शायद कुछ नया सीखने को मिलेगा, और हमें एंथुसियास्टिक होना चाहिए कि शायद हमें कोई नई चीज़ मिले, बल्कि यकीनन उस पर बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं मिलती हैं। जब मैं पहला सेशन करता हूँ तो मैं उनसे बहुत सारे जब सवाल करता हूँ तो काफ़ी लोगों को बहुत कुछ नहीं पता होता। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर न्यू फॉर देम, जो उनके लिए बहुत नई होती हैं। तो उनके अंदर ये जो माइंडसेट होता है कि वो एंथुसियास्टिक लर्निंग नहीं करते। तो मैं उनको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि देखो, टू प्ले एंड विन एनी गेम यू मस्ट नो द रूल्स ऑफ द गेम। जब तक आप रूल्स ऑफ द गेम नहीं सीखोगे, आप उस गेम को अच्छे तरीके से खेल नहीं सकते। और ये जो कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं, ये बिल्कुल एक डिफरेंट गेम है। इसके रूल्स आपको समझने होंगे। गो कि इसमें जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो वो फेमिलियर सब्जेक्ट्स हैं, मगर जो पिच है, जिस पिच के ऊपर खेलना है, वो पिच डिफरेंट है। इसलिए आपको इसके रूल्स समझे बगैर
आप इसको कंपीट नहीं कर सकते, आप इस पर जितनी भी एफर्ट करोगे वो ज़ाया हो जाएगी। दैट इज़ वाई दे मस्ट कल्टिवेट इन देमसेल्फ। यानी अगर आप लोग भी CSS की या इस तरह के कोई कंपैटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमेशा से ये माइंडसेट बनाओ कि मुझे इंथुसिस्टिक लर्निंग करनी है। मुझे ये नहीं सोचना, अपने माइंड को ये कहकर बंद नहीं करना कि मुझे पता है और दूसरों से बेहतर पता है, बल्कि अपने आप को इस पॉइंट पर लाना है जहां पर आपने समझना है कि आज ही तो मैं सीखने जा रहा हूं। जब आप इस किस्म का माइंडसेट बनाओगे तो इंथुसिस्टिक लर्निंग होगी, हर चीज़ को आप गौर से सुनोगे, और जब आप हर चीज़ को गौर से सुनोगे तो आपको उसमें से कोई ना कोई चीज़ नई सीखने को मिलेगी, बड़ी इंपॉर्टेंट सीखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ जो मैंने कही कि लर्निंग द स्पेसिफिक, व्हाट डज इट मीन। अब होता यह कि एक दूसरा ग्रुप होता है एस्पिरेंट्स का जो डेफिनेटली वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, यानी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है या ना ही उनकी उसके अंदर डिग्री है, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। तो डेफिनेटली अगर मेडिकल का कोई सब्जेक्ट नहीं है तो वो उस सब्जेक्ट के तो नहीं है। तो उनके अंदर ये माइंडसेट होता है कि दे ट्राई टू गेट एवरीथिंग, वो हर चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं और ब्लाइंडली उसको अपनी इंफॉर्मेशन के तौर पर लेते जाते हैं, अपने दिमाग में उतारते जाते हैं। एंड फॉर दैट मैटर व्हाट हैपन्स इज दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि उस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो सब्जेक्ट की ज़रूरत क्या है और सब्जेक्ट में क्या चीज़ पढ़नी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ अगेन आई टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट ऑफ माइंड, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो वो इस सब्जेक्ट को भी इंटेलेक्चुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये जो सब्जेक्ट है ये नॉलेज को चेक नहीं कर रहा, ये लैंग्वेज को चेक कर रहा है, ये स्किल बेस है। एंड फॉर दैट मैटर जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स जिनके ऊपर फोकस करना चाहिए, जो इनफैक्ट इन सब्जेक्ट्स यानी इंग्लिश के जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन है या एसे का जो पेपर है, उसमें तो इंपॉर्टेंट है ही है, बल्कि तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए वो दो स्किल्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वन इज रीडिंग स्किल एंड सेकंड इज राइटिंग स्किल। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि CSS वाले तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो फिर उनको रीडिंग क्यों नहीं आती रीडिंग। तो लेट मी टेल यू दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्किल। स्किल का मतलब ये होता है कि यू डू समथिंग सो एफिशिएंटली एंड प्रोफिशिएंटली विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। यानी आप एक बहुत थोड़े वक्त के अंदर किसी भी चीज़ को इतना एफिशिएंटली एंड प्रोफिशिएंटली करते हो कि नोबडी मैचेस यू, कोई आपको मैच नहीं कर सकता, कोई आपको कंपीट नहीं कर सकता। दैट इज द स्किल। और इस स्किल को डेवलप करने से पहले आपको पहले हैबिट होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स तो अपने अंदर रीडिंग हैबिट्स डेवलप ही नहीं करते। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इनफैक्ट अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री के बाद तो किताबों को खोल के पढ़ती नहीं है। तो जब तक आपके अंदर हैबिट डेवलप नहीं होगी, पहले एक आपको हैबिट डेवलप करनी है, जब तक आपके अंदर हैबिट डेवलप नहीं होगी तो आपको उस सब्जेक्ट की जो सेंसिबिलिटी है वो डेवलप नहीं होगी। तो सबसे पहले आता है रीडिंग हैबिट, और रीडिंग हैबिट करते करते एक वक्त आएगा कि आपको उसकी रीडिंग सेंसिबिलिटी डेवलप होगी, और सेंसिबिलिटी जब डेवलप होगी तभी आप उस सेंसिबिलिटी को अप्लाई करके उसको स्किल में डेवलप कर सकोगे। यानी विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम आप एक बहुत ज्यादा जो कॉन्टेंट है उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट जो है वो आपको एक्सट्रैक्ट करना है उसके ऊपर फोकस कर सकोगे, उसको डेवलप कर सकोगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप ये शिफ्ट नहीं लाते हो इंथुसिस्टिक लर्निंग का, और इंथुसिस्टिक लर्निंग के साथ स्पेसिफिक लर्निंग का, और उसके हिसाब से इन स्किल्स को डेवलप करने का, वॉट एवर द स्ट्रेटेजीज यू मेक, वॉट एवर द टूल्स यू अप्लाई, दे विल रिमेन यूजलेस, उनका कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा जो माइंडसेट शिफ्ट चाहिए और जो मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट है, और वो है the mindset of competing and comparing not with others but with your own self। अपने आप के साथ compete करना। Although it's a competitive exam, आप लोग कहेंगे कि competitive exam में तो हमें दूसरों के साथ compete करना होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो आपको ये समझ आएगी कि in fact आपको prove ये करना होता है कि आपके अंदर वो capability है, आपके अंदर वो सलाहियतें हैं, abilities हैं कि आप इस तरह के जो competitive exams हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पास कर सकते हो। And for that matter you have to compete with your own self। You have to compete with your own mindset, with your own actions, behaviors and habits। उनके साथ आपको compete करना है, और उसके लिए आपको बहुत सी नई नई चीज़ें सीखनी हैं, और सीखने के बाद ही आप प्रूव कर सकते हो कि यस आई डू हैव द एबिलिटी। मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं इस तरह के कंपेटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होकर अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ। बट इन फैक्ट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो लोग हैं इस कंपटीशन का जो मतलब है, इन कंपेटिटिव एग्जाम्स का मतलब ये लेते हैं कि उनको बहुत सारे हज़ारों जो लोग इसमें अपीयर हो रहे हैं, जो दूसरे स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, उनके साथ कम्पीट करना है। अपेरेंटली उनको ये लगता है कि यही रियलिटी है, और इसी वजह से फिर वो दूसरे लोगों की स्ट्रेटेजीज, खासतौर पर जो टॉपर्स हैं उनको वो ढूंढते हैं। अपने अलावा उनको सब लोग इंटेलिजेंट नज़र आते हैं और उनकी स्ट्रेटजीज को फॉलो करने की कोशिश करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उनको पहले अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर, अपनी वीकनेसेस के ऊपर, अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर, अपने एनवायरनमेंट के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, उसके हिसाब से उनको अपनी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए। बट दे नेवर डू दैट। और फिर वो क्या होता है कि
टॉपर्स या सो कॉल्ड जो उनकी नज़र में इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो सीनियर्स लोग होते हैं, उनकी वो स्ट्रेटजीज ले लेते हैं और 12-12, 15-15, 18-18 घंटे विदाउट टेकिंग केयर ऑफ देयर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ वो काम करना शुरू कर देते हैं और डेफिनेटली आखिर में वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जबकि मैं उनको ये कहता हूँ कि देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये समझने की है कि हर इंसान का इंटेलिजेंस लेवल डिफरेंट है, उसकी ग्रूमिंग डिफरेंट एनवायरनमेंट में हुई है। कोई 12 घंटे पढ़ता है, बहुत ज़्यादा उसका स्टेमिना होता है, तो कोई सिर्फ 2 घंटे उसका स्टेमिना होगा, लेकिन 2 घंटे में वो बहुत अच्छा पढ़ेगा। एंड यू नीड टू चेक दिस कि आपका स्टेमिना कितने घंटे पढ़ने का है और उस कितने घंटे में आप कितना कुछ सीख सकते हो, और जो बाकी टाइम बचता है उसको अपनी वीकनेसेस को दूर करने में और पिछली चीज़ों को इंप्रूव करने में लगाना चाहिए। अनलेस यू डू दिस यू वुड कीप स्ट्रगलिंग, आप स्ट्रगल करते रहोगे लेकिन आगे नहीं बढ़ सकोगे। और उसके लिए मैं उनको बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं। मैं कहता हूं कि देखो, यू नीड टू फॉलो 2 A's एंड 2 S, जिसमें से जो पहला A है वो है एटीट्यूड, यानी यू नीड टू हैव एन एटीट्यूड विद एटीट्यूड ऑफ विनिंग ओवर योर ओन डाउट्स, ओवर योर ओन फियर्स एंड ओवर योर ओन कॉम्प्लेक्सिटीज। यानी आपका जो विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए वो ये है कि आपके अंदर के जो सेल्फ डाउट्स हैं, आपके अंदर की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो फियर्स हैं, उनको सबसे पहले कंपीट करना। अगर आप उसको कर लेते हो तो बाहर कंपीट करना आपके लिए आसान हो जाएगा, बिकॉज इससे आपका जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाएगा टारगेट के ऊपर, अपने टारगेट को अचीव करने के ऊपर। सो यू नीड टू ब्रिंग दैट शिफ्ट, बिकॉज वो कहते हैं ना कि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो जहां पर आपका फोकस जाएगा वहां पर आपकी एनर्जी लगेगी। लेकिन जब आपका फोकस सही नहीं होगा, आपके कंसेप्ट सही नहीं होंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो एनर्जी है, आपका जो फोकस है, वो गलत जगह पर चला जाएगा। और इसके लिए आपको राइट एटीट्यूड चाहिए। और राइट एटीट्यूड क्या है कि विनिंग ओवर योर ओन कॉम्प्लेक्सिटीज, ओवर योर ओन फियर्स एंड ओवर योर ओन डाउट, तभी आप राइट स्ट्रेटेजी जो है वो बना सकोगे। यानी विनिंग एटीट्यूड क्या है कि मैं कर सकता हूं, और अगर कोई चीज़ मुझे नहीं आती तो ये एक्सेप्ट करना कि यस मुझे ये नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद मैं इसको सीख सकता हूं। इसके लिए अगर कोई मुझे स्किल सीखना है, कोई नए तरीके से सीखना है, कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कोई नई थ्योरी पढ़नी है, तो मैं कर सकता हूं, बट आई कैन डू दैट, एडमिट करते हुए कि क्या आता है और क्या नहीं आता, और जो नहीं आता उसको सीखा जा सकता है। दिस इज कॉल्ड द विनिंग एटीट्यूड। द सेकेंड A इज एप्टीट्यूड। देखो, खुदा ने ना सबको बहुत सारी इनहेरिट एबिलिटीज दी हैं, यानी हम सबके अंदर इनहेरिट एबिलिटीज हैं, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल थिंकिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, और इन्हीं चीज़ों को स्किल में बदलना है और इन्हीं को अप्लाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्स के अंदर आपने क्वेश्चंस को समझना है और क्वेश्चंस को अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन इटसेल्फ क्या चीज़ है? क्वेश्चन आई वुड से कि एकेडमिक फॉर्म में आप उसे कह सकते हो कि है तो ये प्रॉब्लम, और एकेडमिक अंदाज में हम उसको एक क्वेश्चन कहते हैं। और आंसर क्या है? बेसिकली द सॉल्यूशन। जो आप सॉल्यूशन अप्लाई करते हो किसी भी प्रॉब्लम को समझ के, तो किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए, यानी किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको अपने इंटेलेक्ट का को कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए जो आपको क्रिटिकल थिंकिंग है या एनालिटिकल थिंकिंग है, ये जो लॉजिकल रीजनिंग है, इन स्किल्स का अप्लाई करना है। इफ़ यू अप्लाई देम इन अ राइट वे, अगर आप इन स्किल्स को पॉलिश करते हो और आप उस क्वेश्चन को सही समझते हो, तो डेफिनेटली आप उसका आंसर दे सकोगे। बट यू नो, आवर एजुकेशन सिस्टम हैज़ नेवर डेवलप्ड इन यू दीज एबिलिटीज़ कि आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग का राइट इस्तेमाल कर सको। आपको तो सिखाया गया है कि बस सवाल को कितना समझ आता है, नहीं आता, आप इस सवाल को समझो और उसका जवाब एज इट इज़, जो किताब से आपने पढ़ा, उसको रिप्रोड्यूस कर देना है। दैट इज़ कॉल्ड क्रैमिंग, जिसको मैं कहता हूँ सेंसलेस मेमोराइजेशन। 2016 में ऐसा ही कुछ हुआ था। इन माई सब्जेक्ट द प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन, बहुत से स्टूडेंट्स ने प्रेसी का जो क्वेश्चन था वो इसलिए सही नहीं कर सके थे कि उसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी थी कि उसकी वर्ड लिमिट क्या होगी 120, लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स क्रैमिंग के ऊपर चलते हैं, ब्लाइंडली चलते हैं, तो बिकॉज क्रैमिंग जो है वो आपको ब्लाइंड कर देती है, वो आप पूरी तरह क्वेश्चन को समझ नहीं सकते, उसको एनालाइज नहीं कर सकते। तो उन्होंने उस इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ा, और वो जो एक कन्वेंशनल अप्रोच थी कि प्रेसी को 1/3 साइज में लिखना चाहिए, उन्होंने उसको रिप्रोड्यूस कर। सो दैट एक्चुअली एटीट्यूड नीड्स टू बी चेंज। उस चीज़ को चेंज करना है, आपको ये बदल के दिखाना है। वो जैसे एक फिल्म थी ना, इंडियन फिल्म 3 इडियट, उसमें दिखाते हैं कि टीचर जो है वो एक स्टूडेंट से पूछता है कि व्हाट इज़ मशीन, वो डेफिनेशन मशीन की पूछता है, और जो स्टूडेंट है वो अपने इंटेलेक्ट के मुताबिक, अपनी एनालिटिकल थिंकिंग के मुताबिक, जो भी एनालाइज करता है, जो भी ऑब्जर्व करता है, या जो भी लॉजिकल रीजनिंग है उसके मुताबिक एक डेफिनेशन बता देता है। लेकिन टीचर को वो पसंद नहीं आती, और टीचर कहता है कि मुझे ये डेफिनेशन नहीं चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में आप नहीं लिखोगे। और एक दूसरा स्टूडेंट जो वो बताता है एक बड़ी रटी रटाई किस्म की डेफिनेशन, तो टीचर साहब को वो पसंद आ जाती है। तो बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम में ऐसा ही होता है, और इसी वजह से स्टूडेंट का जो माइंडसेट है वो बन जाता है इस तरीके के कि वो अपना एप्टीट्यूड है, यानी अपनी जो अंदर की इनहेरिट एबिलिटीज़ हैं, यानी क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल थिंकिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, इस तरह के स्किल्स को वो पॉलिश नहीं करते। सो यू नीड टू चेंज दैट माइंडसेट।
इफ यू डेवलप दीज टू थिंग्स, यानी एक विनिंग एटीट्यूड और एक जबरदस्त किस्म का एप्टीट्यूड आप डेवलप करते हो, तो देन यू नीड टू एस, जिसमें जो पहला एस है वो है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी यानी आपकी अपनी बनाई हुई, नॉट सजेस्टेड बाय समवन एल्स और बाय मी इवन। मैं सबको कहता हूँ कि इवन मैं जो स्ट्रेटजी सजेस्ट करूंगा, यू डोंट नीड टू फॉलो दैट स्ट्रेटजी ब्लाइंडली, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड एवेल्युएट योर ओन स्ट्रेंथ्स। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को एवेल्युएट करना है, अपनी वीकनेसेस को देखना है, अपने एनवायरमेंट को देखना है, अपनी इवन हैबिट्स को देखना है। आपकी हैबिट्स क्या हो सकता है, आपको पहले हैबिट्स चेंज करनी पड़े और उसके मुताबिक आपको एक प्लान करना है, स्ट्रेटजी बनानी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वंस यू मेक दैट स्ट्रेटजी, उसके मुताबिक आपको खुद को एक स्ट्रक्चर में डालना है। द सेकंड एस इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब एक ऐसा वर्क प्लान जिसमें आप एक डेडिकेटेड टाइम दे सके, कंसिस्टेंसी ला सके। कंसिस्टेंसी के लिए मुझे याद आया कि अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी डीप वर्क के ऊपर, तो वो जरूर देखना। उस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप अपने स्केड्यूल्स बना सकते हो, डे को डिवाइड कर सकते हो ब्लॉक्स के अंदर और एक डेडिकेटेड और कंसिस्टेंसी के साथ टाइम दे सकते हो। बिकॉज जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आती, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आता, तो आपके अंदर वो इंटरनल जो मोटिवेशन चाहिए होती वो नहीं होती। लोग अक्सर एक्सटर्नल मोटिवेशन तलाश करते हैं, जबकि एक्सटर्नल मोटिवेशन इज एन इमोशनल फिनोमिना। तो जैसे लोग स्ट्रेटजीज बना लेते हैं, वो बड़े बड़े प्लान बना लेते हैं, वो इमोशनल बेस्ड होते हैं, इमोशंस के ऊपर वो बेस करते हैं। इसी तरीके से जो लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन लेते हैं, वो एक इमोशनल किस्म का चार्जअप होता है। किसी भी चीज़ को सुनते हैं तो उनके अंदर इमोशंस पैदा हो जाते हैं, जबकि उनको रियल मोटिवेशन अंदर से मिलेगी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिलेगी, और वो उसी सूरत में मिलेगी व्हेन दे डू समथिंग और दे गेट द रिजल्ट आउट ऑफ दैट। उसके उनको रिजल्ट्स नजर आते हैं, तो फिर वो उसी सूरत में आएगा जब वो डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे। तो मैं उनको कहता हूँ कि यू नीड टू मेक योर ओन स्ट्रक्चर इन सच अ वे कि जिसमें आप डेडिकेटेडली अपने टाइम को डिवोट कर सको और उसमें एक कंसिस्टेंसी ला सको। सो दिस इज द माइंडसेट शिफ्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन एनी अदर शिफ्ट इन फैक्ट। सो यू नीड टू फॉलो दिस पर्टिकुलर माइंडसेट। तीसरा जो माइंडसेट शिफ्ट चाहिए वो है द माइंडसेट ऑफ कल्टिवेटिंग सर्टेन डिसिप्लिन्स। डिसिप्लिन मीन्स कि फॉर द अचीवमेंट ऑफ एनीथिंग व्हेन यू ट्रेन योरसेल्फ सर्टेन रूल्स के अंदर रहकर कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम तक अपने आप को आप ट्रेन करते हो, तो उससे वो डिसिप्लिन आता है। अब ट्रेनिंग करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, नंबर वन कमिटमेंट और नंबर टू कंसिस्टेंसी। जो अनफॉर्चुनेटली जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं वो अपने अंदर वो कमिटमेंट और वो कंसिस्टेंसी ला ही नहीं पाते। और उसकी जो बुनियादी रीज़न है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि दे सेट इमोशनल गोल्स, दे डू नॉट सेट रियलिस्टिक गोल्स। वो रियलिस्टिक गोल्स सेट नहीं करते, और वो इमोशनल गोल्स इसलिए सेट करते हैं कि दे कम्पीट विद अदर्स, दे आर नॉट सेल्फ अवेयर ऑफ देमसेल्फ। वो अपने बारे में सेल्फ अवेयर नहीं है, ना ही वो सेल्फ एनालिसिस करते हैं, बल्कि दूसरों को देखकर इमोशनल होकर वो अनरियलिस्टिक किस्म के इमोशनल गोल सेट कर देते हैं। इसीलिए वो एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है वो ढूंढते रहते हैं, और जब वो एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं मिलती तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जबकि इन फैक्ट दे नीड रियलिस्टिक गोल्स, और रियलिस्टिक गोल्स से उनके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन आती है। और इसके लिए यू नीड टू हैव द डिज़ायर एंड डिसिप्लिन। जब आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगी और आप अपने अंदर वो डिसिप्लिन कल्टीवेट करेंगे, तो डेफिनेटली आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी आएगी और वो कमिटमेंट रहेगी। कमिटमेंट इस तरह से रहेगी कि जब आप उनके रिजल्ट्स देखोगे तो कुछ रिजल्ट्स डेफिनेटली आपके फेवरेबल होते हैं, तो उससे आपको इंकरेजमेंट मिलती है। और जब आपके कुछ रिजल्ट्स फेवरेबल नहीं होते तो आपके अंदर इतनी डेडिकेशन होती है कि आप उन रिजल्ट्स को बदलने की कोशिश करते हो। तो फॉर दैट मैटर यू नीड टू हैव द डिसिप्लिन, यानी यू नीड टू कल्टीवेट योरसेल्फ इन योर माइंड द डिसिप्लिन। और वो 5 तरह के डिसिप्लिन चाहिए। सबसे जो पहला डिसिप्लिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग नहीं करते, और वो डिसिप्लिन है डिसिप्लिन ऑफ सेटिंग माइलस्टोन्स, गोल्स, और वो भी स्मॉल एंड अचीवेबल। मैं स्टूडेंट्स को, जैसे मैंने कहा कि देखा है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको स्मॉल और अचीवेबल गोल चाहिए। क्योंकि जब आप स्मॉल और अचीवेबल गोल सेट करोगे तो उनके रिजल्ट्स भी आपको देखते रहोगे, तो उससे आपकी जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो बरकरार रहेगी। डेफिनेटली आप अगर रिजल्ट फेवरेबल है तो इंकरेजमेंट मिलती है, और अगर वो फेवरेबल नहीं है तो आप उनको चेंज करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस अगर मैं ये बात करूँ प्रेसी की, तो मैंने अक्सर नोट किया है कि स्टूडेंट्स जो आते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि उनका एक माइंडसेट होता है ऑफ टेलिंग एंड प्रूविंग कि वो बहुत कुछ जानते हैं। तो क्या करते हैं, मैंने नोट ये किया कि चूंकि वो प्रेसी के क्वेश्चन के लिए भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, तो पहले दिन बजाय ये एनालाइज करने के कि हम कहाँ पर हैं, हमारा लेवल क्या है, वो प्रेसी के क्वेश्चंस पर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। और वो कौन से क्वेश्चंस, वो डायरेक्टली प्रीवियस पेपर्स उठाते हैं और उनके ऊपर वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उनको कहाँ से शुरू करना चाहिए। और इसी वजह से फिर जब वो बार बार ट्राई करते हैं और अपनी ईगो की वजह से उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ, यानी इमोशनल होकर देखते हैं, रियलिस्टिक होकर नहीं देखते, तो फिर वो जब बार बार करते हैं तो वो रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो फिर डेफिनेटली दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो व्हाट आई डू सजेस्ट देम, फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि देखो इवन प्रेसी को एज ए प्रोजेक्ट लो,
एक बड़ा प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि आप एक डेडलाइन दे देते हो कि मुझे ये चीज़ यहाँ तक मुकम्मल करनी है, इस टाइम तक मुकम्मल करनी है, और उस पूरी प्रेसी को आप छोटे छोटे स्मॉल गोल्स में डिवाइड कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आप पहला गोल ये सेट कर लो कि मुझे अगले 3 से 4 दिन में ये नोट करना है कि मैं क्या जो भी कंटेंट पढ़ता हूँ उससे आइडिया सही एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एंड व्हेन यू रिप्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ प्रेसी राइटिंग, जिस फॉर्म में भी आप लिखते हो, तो आपका टारगेट सिर्फ ये होना चाहिए कि मेक श्योर करें कि मैंने इस कंटेंट को सही समझा है, बिल्कुल सही समझा है। और जब आप अपने टीचर के पास लेके जाओ तो टीचर से ये रिक्वेस्ट करो कि इस वक्त जो मेरा गोल था वो मैंने ये देखना है कि क्या मैं कंटेंट को सही समझ रहा हूँ। अगर टीचर ये कहता है कि कंटेंट को बिल्कुल सही समझा है तो वेल डन, गो फॉर द नेक्स्ट टारगेट, और अगर नहीं तो उसके लिए फिर 1-2 दिन एक्सटेंड कर लो। और अगर वो ठीक हो गया तो दूसरा गोल है, फॉर एग्जांपल कि आपको लगता है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर वीक है, तो अगले 2 दिन का टारगेट ये रखो कि मुझे 2 दिन के अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है। इसी तरीके से आप छोटे छोटे गोल्स बनाते रहो। यहां तक कि जो टाइटल प्रेसी को देना होता है उसकी भी प्रैक्टिस इस तरह से करो कि आप ये टारगेट सेट करो कि मुझे 2 से 3 दिन के अंदर परफेक्ट टाइटल लिखने की आदत डालनी है। सो व्हाट हैपेंस इस तरह से अगर आप करोगे तो एक तो ये आपको मुश्किल नहीं लगेगा, एक चीज के ऊपर आपका फोकस हो जाएगा, स्मॉल और इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स होंगी। क्योंकि डिसिप्लिन जो आगे 2 तरह के चाहिए वो है, एक डिसिप्लिन है कंसिस्टेंसी। जब आप स्मॉल और अचीवेबल गोल सेट करते हो तो खुद ब खुद कंसिस्टेंसी आती है। और जो तीसरा डिसिप्लिन जो मैं बताना चाह रहा था वो था डिसिप्लिन ऑफ इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, तो वो भी ऑटोमेटिकली आएगा। जब आप स्मॉल गोल सेट करते हो उनके रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं, चाहे भले एक 1% किस्म की इंप्रूवमेंट हो रही है, देयर इज एन इंप्रूवमेंट गोइंग ऑन। सो इससे देखकर आपकी जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो रहती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्मॉल गोल सेट करो, क्योंकि जब स्मॉल गोल सेट करोगे वो अचीवेबल होंगे, उससे कंसिस्टेंसी आएगी, और उसमें 1% भी जब इंप्रूवमेंट होती जाएगी तो आपकी जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो बरकरार रहेगी। जो 4th डिसिप्लिन आपको चाहिए होता है वो है डिसिप्लिन ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब यह है कि आप अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं, आप अपनी गलतियों पे फ्रस्ट्रेट नहीं होते। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसने स्टूडेंट का माइंडसेट इस तरीके से तैयार किया है कि वो एक तो गलती को एक्सेप्ट करना नहीं जानता, बल्कि गलती को इंसल्ट फील करता है और उसको डिफेंड करने की कोशिश करता है। जबकि ही हैज नेवर बीन टॉट अनफॉर्चुनेटली कि जो गलती है वो एक स्टेपिंग स्टोन है, जितनी गलतियां करेगा उससे उसकी विजडम बढ़ेगी, उसका शऊर बढ़ेगा। यानी जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाता है उसके अंदर तो वो विजडम नहीं आती, लेकिन जो बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी मिस्टेक्स करके आता है तो उसके अंदर एक ऐसी विजडम आती है कि वो बड़े से बड़े चैलेंजेस को फेस कर सकता है। तो स्टूडेंट का जो अनफॉर्चुनेटली माइंडसेट होता है कि वो गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, गलती को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं या उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। एंड इसी वजह से जब वो अपनी गलतियों को सही तरह से एक्सेप्ट नहीं करते, वो सही डायग्नोज ही नहीं कर सकते कि उस गलती की असल वजह क्या है, और फिर उसकी रेमेडी नहीं कर सकते, और जब वो रेमेडी नहीं करेंगे तो गलती ठीक नहीं होगी। सो द ग्रोथ माइंडसेट इज कि यू एक्सेप्ट कि यू कैन कमिट मिस्टेक्स, और मिस्टेक इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। मिस्टेक्स हो सकती हैं, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन उन मिस्टेक्स को ठीक किया जा सकता है। सो ग्रोथ माइंडसेट का जो डिसिप्लिन है वो ये कहता है कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हो और उस गलती को ठीक करते हो, इस कमिटमेंट के साथ कि अब वो गलती नहीं दोहराओगे, लेकिन दूसरी कोई गलती होती है तो इट्स ओके। सो दैट डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो 5वां डिसिप्लिन अपने आप के अंदर आपने पैदा करना है वो है डिसिप्लिन ऑफ डीप वर्क, आई मीन टारगेटेड स्केजुलिंग। और उसके लिए जैसे मैंने डीप वर्क की वीडियो बताई है, उसको आप देख सकते हो कि कैसे आप टारगेट बेस्ड स्केजुलिंग कर सकते हो ताकि आपके अंदर कमिटमेंट रहे, कंसिस्टेंसी रहे। सो दीज डिसिप्लिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये 5 डिसिप्लिन्स अपने अंदर लेकर आते हो तो डेफिनेटली आप कमिटमेंट से काम करते हो, आपके अंदर कंसिस्टेंसी आती है, आप डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में प्रायोरिटाइज करते हो अपने टास्क को, और अपने काम पर एक डेडिकेटेड जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो करना चाहिए। यहाँ पर मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद आ गई, वो मैं बता दूँ। अक्सर मैं ये देखता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं जो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं CSS में, वो समझते हैं कि बहुत मुश्किल पढ़ाई है तो बहुत ज़्यादा उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो दूसरों को देखकर फॉलो कर रहे होते हैं और 12-12, 15-15 घंटे की जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं उसमें वो ये भूल जाते हैं कि प्रोडक्टिविटी इज़ नॉट अबाउट कि आपने सारा वक्त काम करते रहना है। प्रोडक्टिविटी इज़ ऑल अबाउट हाउ इंटेलिजेंटली यू प्रोटेक्ट योर टाइम सो दैट यू कैन क्रिएट योर वर्क लाइफ बैलेंस। और ये चीज़ें वो नहीं कर पाते, इसलिए वो अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बहुत ख़राब करते हैं। सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ को मैंने देखा है वो ख़राब करते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी का शिकार रहते हैं, इरिटेशन होती है, वो किसी काम पर फोकस नहीं कर पाते। सो इफ़ यू क्रिएट दीज काइंड ऑफ डिसिप्लिन्स इन योर माइंड और यू क्रिएट दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, तो आप देखोगे कि आपके लिए ये जो काम है, ये जो मेहनत है, ये स्मार्ट वर्क में बदल जाएगी। आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, आपको जो रिजल्ट्स चाहिए वो डेफिनेटली आपके सामने रिजल्ट्स आएंगे। चौथा जो माइंडसेट चाहिए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंडसेट, आई कॉल दैट माइंडसेट टू बी द वॉरियर माइंडसेट।
यानी वॉरियर माइंडसेट का मतलब ये होता है कि एक जो वॉरियर होता है ना, वो अपने आप को वॉर लाइक सिचुएशन के लिए तैयार करता है। यानी रियल बैटल फील्ड में वो कैसे लड़ेगा, उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, वो एनिमी को कैसे देखेगा, एनिमी को कैसे एनालाइज करेगा, एनिमी को कैसे कॉम्बैट करेगा, इसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो अपने आप को इस तरह की सिचुएशन के लिए तैयार नहीं करते। यानी वो एग्जाम जो रियल बैटल है उसके लिए खुद को तैयार ही नहीं करते। उसके लिए वो जो मेंटल मसल्स चाहिए, जो फिजिकल मसल्स चाहिए, वो बिल्डअप ही नहीं करते। इसी वजह से वो स्ट्रेस हैंडलिंग नहीं कर सकते। वो जो राइटिंग स्टेमिना, राइटिंग स्पीड चाहिए, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना, उसमें क्वेश्चंस को एनालाइज करना, क्वेश्चन की सिलेक्शन, रिजेक्शन, क्वेश्चन की प्रायोरिटाइजेशन, प्लानिंग, और किसी भी क्वेश्चन के ऊपर कितना डेडिकेटेड अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होगा, कौन सी राइटिंग स्टेमिना और राइटिंग स्पीड इतना बिल्डअप हो कि उनकी वो जो प्रेजेंटेशन स्किल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो उसके ऊपर फोकस नहीं करते। आई मीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे थिंक कि हम मॉक एग्जाम जब दे रहे हैं तो तैयारी कर रहे हैं, जबकि मैं उनको ये समझाता हूँ कि देखो जो मॉक एग्जाम है वो भी एग्जाम डे की तरह एक डे है। फर्क सिर्फ उसमें यह है कि आपका चांस ज़ाया नहीं हो रहा, वो आपकी तैयारी नहीं है, वो आपको उस बैटल फील्ड के लिए तैयार नहीं कर रहा, क्योंकि आपको रियल एग्जाम में स्ट्रेस हैंडल करना है। और स्ट्रेस तभी बढ़ता है, मजीद बढ़ जाता है, जब आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज नहीं कर पाते हो, क्वेश्चन का एनालिसिस सही नहीं कर पाते हो, आप प्रायोरिटाइजेशन सही नहीं कर पाते हो, आपने राइटिंग स्टेमिना बिल्डअप नहीं किया, राइटिंग स्पीड बिल्डअप नहीं किया, आपके मेंटल और फिजिकल मसल्स ही नहीं है। तो आपको करना ये चाहिए कि आपको इन कंडीशंस के अंदर तैयार करना है। यानी एटलीस्ट फोर्टनाइटली या कम से कम वंस इन ए मंथ आप अपने आप को एक डेडिकेटेड टाइम, यानी फॉर एग्जांपल 3 आवर्स के लिए अपने आप को एक जगह पर बंद कर लेते हो और आपके सामने एक पूरा क्वेश्चन पेपर होता है, बिल्कुल एग्जाम कंडीशन की तरह आप उस पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हो, क्वेश्चन का एनालिसिस करते हो, सिलेक्शन करते हो, रिजेक्शन करते हो, प्रायोरिटाइजेशन करते हो, किस क्वेश्चन के ऊपर कितना टाइम लगेगा उसको नोट करते हो और उतना डेडिकेटेड टाइम देते हो। जब आप इस तरीके से तैयार करते हो तो आपकी खास किस्म का डेफिनेटली मेंटल और फिजिकल मसल्स भी बिल्टअप होते हैं। आपकी एक खास किस्म की राइटिंग स्पीड क्या होनी चाहिए कि राइटिंग जो है एंड तक ख़राब ना हो, वो एलिजिबल राइटिंग रहे, वो आप बना सकते हो। यानी राइटिंग स्पीड जो है वो कितनी बैलेंस्ड होनी चाहिए वो हो सकती है। जब ये चीज़ें करते हो तो फिर आप उस वॉर लाइक जो असल सिचुएशन है जिसके लिए इतनी मेहनत, इतनी तगोदो कर रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो, इतना नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो, तभी उसका फायदा होगा। सो इफ यू बिल्ड अप दीज काइंड ऑफ 4 माइंड सेट आई थिंक, और इस तरह के डिसिप्लिन अगर आप अपने अंदर पैदा करते हो तो एक वक्त आता है कि फिर आपके लिए जो हार्ड वर्क है ना वो स्मार्ट वर्क बन जाता है, क्योंकि यही चीज़ को स्मार्ट वर्क कहा जाता है। हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क बन जाता है, प्रॉब्लम्स जो है वो इंटरेस्टिंग किस्म के चैलेंजेस बनना शुरू हो जाते हैं, फियर जो है वो कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, जो फ्रस्ट्रेशन है वो एंथुसियाज्म में बदल जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका फेलियर है वो सक्सेस में बदल जाता है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक CSS और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या उसके साथ साथ आप आगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी का इरादा भी रखते हो, तो आज से अपने आप के अंदर इस किस्म के जो माइंड सेट है ना वो कल्टीवेट करने की कोशिश करो। और जैसे कि अक्सर मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करना पड़ती है। तो एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को तैयार करो, ऐसी कोशिश करो कि वाकई आप किसी एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इस तरीके से तैयार हो कि जो आप ड्रीम सोच रहे हो, जो आप सक्सेस हासिल करना चाहते हो वो आपको मिल सके।